उन्होंने मुझे मेरे कान पकड़ने को बोला, घुटनों पे बैठने को बोला और पैर पकड़ के माफ़ी मांगने को बोला। उस इंसिडेंट ने मुझे तोड़ दिया। मैं 3-4 महीने तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। उस टाइम पर रोशनी भी मुझे चुभती थी, मुझे अंधेरे में ही रहना पसंद था। उस टाइम पर फटे हुए कपड़े पहनकर पिथौरागढ़ में घूमा करता था। अब इस पूरी स्टोरी से मैं आपको 3 मेन पॉइंट बताना चाहूँगा। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये यूपीएससी के टॉपर की कहानी है। लेकिन ये सिर्फ रैंक 1 लाने की कहानी नहीं है, ये उन माँ बाप की कहानी है जिन्हें रिजल्ट आने के इतने टाइम के बाद तक भी ये समझ में नहीं आया कि उनके बेटे ने टॉप किस में किया है। मेरी माँ मुझे कॉल करती है और पूछती हैं, बाबा लोग पूछना छनमित हैं, क्या एग्ज़ाम में टॉप कर वेर, अब की बताणु थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी परिवार की स्थिति क्या होगी। नमस्ते, मैं हूँ हिमांशु और वैसे तो मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का, लेकिन मैं पला बड़ा हूँ लखनऊ में। अब वो कैसे, चलिए बताता हूँ। तो मेरी माँ लक्ष्मी देवी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया था और उसके बाद वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि पिता शंभू प्रसाद जी को लखनऊ में पूजा करने का मौका मिला। एक दिन मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को चिट्ठी लिखने को कहा, क्योंकि उस टाइम पर मेरी मम्मी ही लिख पाती थी घर पे, और बोला कि शंभू इतने टाइम से लखनऊ में क्या कर रहा है, उसे वापस यहाँ गांव में बुलाओ, यहाँ गांव में भी पूजा पाठ करने का बहुत काम है, वो वहाँ क्या कर रहा है इतने टाइम से। मेरी मम्मी ने उस समय ये सोचा कि जब गांव में रोड तक नहीं आई है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और मेरी मम्मी ने ये लिखा कि वापस आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर जो भी कर रहे हो दिल लगा कर करो और अब वहीं पर रह के काम करो। बस वो दिन था और आज का दिन है कि हम लोग लखनऊ में ही आ गए। आज भी मेरे पिताजी सुबह 3:30 बजे उठते हैं और चाहे कितनी भी ठंडी हो 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर में जाते हैं और बहुत मेहनत से भगवान की पूजा में लग जाते हैं। और आज भी मेरी मम्मी सिलाई का काम करती हैं ताकि घर के छोटे मोटे खर्चों को पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही मैंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई लखनऊ के एक साधारण स्कूल से पूरी करी और मैं फिर चला गया बीटेक करने के लिए पिथौरागढ़, मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड में। मुझे ये रियलाइजेशन तो था कि मेरी जेई में रैंक 5,83,000 आई है, तो ज़िंदगी में मुझे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी है। तो ये चीज़ मैं हमेशा दिमाग में रखता था और सेकेंड ईयर में हमारी किस्मत चमकी। सरकार की तरफ से हमारे कॉलेज को टी क्यूब की फंडिंग मिली, जिसमें कि आईआईटी और एनआईटी से बच्चों को बुलाया गया हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और उसी में आए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से गुरुराज सर। जब सर कॉलेज में आए तो उनको बहुत सारी कमियां दिखाई दी। उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ मिलकर इन चीज़ों पे धीमे धीमे काम किया जाए, और उनके इस काम में तृप्ति मैम ने उनका साथ दिया और हमारी एक टीम बनाई जिसका नाम था टीम स्पार्टा। उस समय पे मेरे कुछ खास दोस्त थे, कमल, अमन, नमन, दीपिका और स्नेहा। हम सब ने साथ में मिलकर कई सारे इवेंट्स कराने शुरू कर दिए। कभी हमने भारत स्वच्छ अभियान करवाया, तो कभी पानी की दिक्कत देखकर बच्चों ने खुद टंकी के अंदर घुस के टंकियां तक साफ कर डाली, और ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपीरियंस कॉलेज में ही गेन करना शुरू कर दिया। हमारे बीच में एक लड़का था कमल, वो 3rd ईयर से ही कहता था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। उस टाइम पे हम उसे बेवकूफ समझते थे, लेकिन उसके टैलेंट को समझते थे गुरुराज सर। एक दिन हम सारे बच्चों को सर ने अपने कैबिन में बुलाया और बोला कि तुम अच्छा कर रहे हो, इवेंट्स भी अच्छे से कर रहे हो, बहुत कुछ सीख भी गए हो, लेकिन अब और आगे बढ़ना है। और उस दिन सर ने हमें एक रोड मैप दिया। सर ने बोला कि सबसे पहले गेट की तैयारी करो और एक अच्छे आईआईटी या एनआईटी में जाओ। जब आप वहाँ पे जाओगे तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे और आपको एक्सपोजर मिलेगा, बड़ी बड़ी फैकल्टीज से मिलोगे, उनसे खूब सारा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स होंगे जिसमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे जाके वहाँ पे रुकना नहीं है, उसके आगे भी और तैयारी करनी है। उसके बाद यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना। उस दिन जब हम कैबिन से निकले तो हमें ऐसा लगा मानो लाइफ का एक अल्टीमेट गोल मिल गया।
क्योंकि इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, लेकिन उस दिन समझ में आया कि हमें ये करना है। लेकिन क्या चीज़ें इसी तरीके से सही से होती रहती हैं? नहीं, डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। जहाँ हम कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स करवाते थे, हमें सपोर्ट करने वाले भी बहुत होते थे, लेकिन नीचे खींचने वाले भी बहुत होते थे। और उसी में एक साजिश रची गई, जिसमें कि मेरे ऊपर डिसिप्लिन कमेटी बैठाई गई और उसमें मुझे सज़ा दी कि 6 महीने तक मैं किसी भी इवेंट में भाग नहीं ले सकता हूँ। अब वो लोग करते भी क्या? जब इवेंट कराने वाले ही लोगों को अगर बैन कर दोगे, तो इवेंट्स कैसे होंगे? और यही सोचकर मुझे बैन कर दिया गया। शायद वो यहाँ पे रुक जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे से भी छोटी-मोटी भूल हुई थी, कोई बात नहीं, मैं भी सज़ा को ले लेता। लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पर्सनल ग्रज निकालना था। उन्होंने मुझे मेरे कान पकड़ने को बोला, घुटनों पे बैठने को बोला और पैर पकड़ के माफ़ी माँगने को बोला। उस इंसिडेंट ने मुझे तोड़ दिया। मैं 3-4 महीने तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। उस टाइम पर रोशनी भी मुझे चुभती थी। मुझे अंधेरे में ही रहना पसंद था और मैं बाहर भी नहीं निकलता था। 4 महीने ऐसे ही गुज़र गए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पापा अभी भी 3:30 बजे उठते हैं ताकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा दे सकें। और वहाँ से मैं उठा और मैंने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। मुझे भी कुछ लाइफ में करना है और आगे बढ़ना है। और मैं गया गुरुराज सर के पास। मैंने बोला, सर, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं गेट की तैयारी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। और सर ने मुझे बोला कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। और वहाँ से शुरू हुई हमारी गेट की प्रिपरेशन। 6 महीने तक बहुत मेहनत करी और 2020 में पहली बार गेट की परीक्षा दी। लेकिन रिजल्ट क्या था? मेरी 13,500 रैंक आई और मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। अब ये बात घर पे कैसे बताता? तो मम्मी पापा को बताया, मम्मी मैंने क्वालिफाई कर दिया है और आधा नंबर ज़्यादा ही आया है। उस दिन मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे बोला, बेटा जब तू पहली बार में अगर क्वालिफाई कर रहा है तो तू 1 साल और मेहनत कर और अच्छे नंबर ला और तेरा एडमिशन आईआईटी एनआईटी में हो जाएगा। वहाँ से मिली मुझे हिम्मत कि मैं 1 साल और तैयारी कर सकता हूँ। हो सकता है मैंने छोटा-सा झूठ बोला, लेकिन माँ-बाप की हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिल गई और हम लोग लग गए फिर से तैयारी करने के लिए। अब एक तैयारी करने के लिए कहीं पे भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ हो गई खाना। तो गीता आंटी और खोलिया सर ने ऐसा खाना खिलाया जैसा मुझे घर पे भी नहीं मिलता था। उसके बाद कोविड का समय था, तो पैसों की भी कमी थी। तो प्रीति मैम और उनकी सिस्टर ने अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दिया और मैंने सब्जेक्ट क्या पकड़ा? मैथमेटिक्स। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसमें स्ट्रांग था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें मैं वीक था और अगर मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा और मुझे उससे थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे। उस टाइम पर फटे हुए कपड़े पहनकर पिथौरागढ़ में घूमा करता था। तो माँ के रूप में तृप्ति मैम मिली, जिन्होंने नए कपड़े भी खरीद के दिए और खाने के लिए जब भी भूख लगती थी तो खाना भी खिलाया। उस वक्त पर हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं थी, तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि अजय औली सर ने नई लाइब्रेरी खोली और मैं वहाँ पे भी जाना शुरू कर दिया। और ऐसे कर कर के 2021 में मैंने गेट की परीक्षा फिर से दी। मार्च से लेकर दिसंबर लग गया जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस परीक्षा को निकाल सकता हूँ। और 2021 में मेरी 3,500 रैंक आई और मुझे मेरे सपनों का कॉलेज एनआईटी कर्नाटका जाने का मौका मिला। 2021 में मेरे कॉलेज का सफ़र बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे गुरुराज सर ने बताया था। वहाँ पर भी मुझे दोस्त मिले, संकेत, देवर्षि, प्रिंस, क्षितिज। ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी और जब भी मैं घूमने के लिए कहता था हमेशा रेडी रहते थे। प्रोफेसर में आनंदन सर मिले, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसका नज़रिया ही बदल दिया। और जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था वहां सुनिधि चौहान और बेनी दयाल के लाइव शोज भी देखने का मौका मिला। सर जैसा हमें बताते थे वैसा ही एक्सपोजर हमें कॉलेज में मिला। लेकिन अगेन मैं फिर से गिर गया। मुझे बैंगलोर जाने का एक मौका मिला, वहां पे CSIR लैब में काम करने का मौका मिला। जब मैं बैंगलोर गया तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। अभी तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन वहां पर सब कुछ फिर से शुरू करना था। वहां पर इंग्लिश में बात करनी होती थी
हिंदी भी कई लोग नहीं समझ पाते थे और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 1 महीने मैंने ऐसे ही गुजार दिए। बहुत ज़्यादा अकेलापन फिर से महसूस होने लग गया। लेकिन धीमे-धीमे करके लोग फिर से मेरी ज़िंदगी में आने लग गए। वेलू अन्ना, लोहित अन्ना, ध्युमंत और सुरेश, जब ये सब लोग मेरी लाइफ में आए और अगेन मैं वापस ठीक हुआ। इसके पैरेलल में मैंने 2022 और 2023 में इंजीनियरिंग सर्विसेज को सबसे पहले दिया। 2022 में मेरे जितने नंबर आए थे उतने ही 23 में भी आए, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। मेरा मेन फोकस था कि एमटेक को अच्छे से एंजॉय करना है और नई-नई चीज़ों को सीखना है। 2023 में जो कि कट ऑफ कम हो गई थी, इसलिए मुझे मेंस का पेपर देने का मौका मिला, लेकिन उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एमटेक की पूरी जर्नी में मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई थी कि लोगों के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। हमें जो भी सहायता मिले, हमें वो लेनी चाहिए और तभी हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीएसआईआर लैब में साइंटिस्ट को देखा, एमआरपीएल में इंटर्नशिप करते वक्त ऑफिसर्स को देखा। वहाँ से ये क्लैरिटी मिली कि हाँ, मुझे भी ऑफिसर बनना है। और वहाँ पे एमटेक ख़त्म करते ही 23 को थीसिस सबमिट करी और 25 को मैं आ गया दिल्ली में डेडिकेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना ही कोई नौकरी करनी थी मुझे और ना ही कुछ और। मेरे दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज थी। दिल्ली में अब जब मैं आया तो मेरे लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा कठिन नहीं रह गई थी, क्योंकि बैंगलोर में रह के मुझे समझ में आ गया था कि एक अनजान शहर में रहना कैसे है। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हिमांशु पोखरिया सर ने मुझे यहाँ आते ही बोला कि कहीं भी रहने की चिंता मत कर, मैं तुझे बताऊंगा कहाँ पे रहना है। और वो डायरेक्ट ले गए मुझे इस्कॉन में। अब इस्कॉन में रसराज प्रभु जी और कौंत्या प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, आधा घंटा आरती करनी पड़ेगी, 1 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा, सात्विक भोजन मिलेगा और कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैंने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर लूंगा। अब 5 बजे उठना था तो 4:30 बजे उठने की प्लानिंग करी और मैं सुबह पढ़ने वाला आदमी हूं, तो मैंने 3 बजे उठना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो टाइम कम लगने लगा, तो मैंने 1 बजे उठना शुरू कर दिया। अब सुबह उठने का तो ठीक था, लेकिन रात में टाइम से सोना कैसे है? तो ऐसे रूममेट्स मिल गए जैसे भास्कर प्रभु, अक्षत प्रभु और अभिराम प्रभु। उन लोगों के साथ से मैं रात में टाइम से सोना भी सीख गया और सुबह 1 बजे उठने लग गया। इस्कॉन में रह के मेरा डिसिप्लिन बन गया और वहां से मेरा फोकस बढ़ गया। अब दूसरी बात आती है कि हेल्थ को कैसे बना के रखें। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी डाइट में फलों को रखूं। अब मैं हूं बेरोजगार, कुछ भी पैसा है नहीं, घर से भी लिमिटेड पैसा मिल रहा है। तो यहां पर आई मेरी बहन श्रुति, जो कि मेरे से पहले ही एसबीआई बिस्वा में नौकरी लग गई थी। उसने मुझसे आज तक सवाल नहीं पूछा, जब भी उससे पैसे मांगता था मेरे अकाउंट पे पैसे भेज देती थी। उसके बाद कोचिंग का सफर शुरू हुआ। मेड इजी में भी बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, तोशेंद्र, गोकुलेश, अरविंदर और रिद्धि, जिनके साथ दोस्तों की कमी भी महसूस नहीं हुई। और ऐसे कर करके मेरा प्रीलिम्स निकल गया। प्रीलिम्स में मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरा प्रीलिम्स पक्का निकलेगा और मैं क्वालिफाई भी किया। लेकिन उसके बाद मेंस आता है। मेंस में मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने डबल मेहनत करी और मेंस का रिजल्ट भी आ गया। मेंस के रिजल्ट में मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं मेंस निकाल सकता हूँ। और उसके बाद हम लोग लग गए इंटरव्यू की तैयारी में। इंटरव्यू में मैं और ज़्यादा वीक था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मुझे इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बोलना था। तो इसमें साथ दिया मुझे तृप्ति मैम ने। तृप्ति मैम डेली सुबह उठ जाती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़ देखती थी और वहाँ से क्वेश्चन बनाती थी। और जैसे बच्चों को समझाया जाता है कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, एक एक चीज़ मुझे समझाने लगी और ऐसे करके डेली 1 घंटे का सेशन लेने लगी। उन्हें कॉलेज में लोग बोलते थे, बड़ी आई, आईएएस ऑफिसर बनाएंगी बच्चों को। और फिर रिजल्ट देखिए, मैं वाकई में आईएएस ऑफिसर बन गया। और ऐसे ही गुरुराज सर ने भी मुझे टेक्निकल की नॉलेज देते रहे। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ रिजल्ट के दिन में। तो सुबह मैंने ऑलरेडी 2025 इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना है। और शाम को आ गया रिजल्ट। रिजल्ट आने पे सबसे पहले मुझे गुरु सर ने फ़ोन किया और बोला, ये तुमने क्या कर दिया है। मैं अचानक से डर गया।
मुझे लगा मैंने शायद कोई गलती कर दी है और मैंने अपनी वीडियो कॉल खोली व्हाट्सएप में। देखा तो मैम रो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो हो गया है, शायद इस बार क्वालिफ़ाई तो कर गया हूँ और मैंने खोला अपना पीडीएफ। जब पीडीएफ खोला रिज़ल्ट का तो सबसे नीचे से देखना स्टार्ट किया और जैसे-जैसे धीमे-धीमे ऊपर जाता गया तो देखा पहले नंबर पे मेरा नाम है। हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि रैंक 1 ले आएँगे और फिर मैंने धीमे-धीमे अपने घर पे फ़ोन करना शुरू किया। अपनी मम्मी को बताया, वो रोने लगी। बहन स्कूटी से आ रही थी, वो रोते-रोते उसने स्कूटी भी रोक दी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। साथ में प्रभात भैया बैठे थे, वो रोने लग गए और फिर मैं भी रोने लग गया। पिताजी को कॉल किया तो वो भी हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो गया और वो मुझसे ये पूछने लगे कि बेटा कौन-सा एग्ज़ाम निकला तेरा, कौन-सा एग्ज़ाम निकला? तो ऐसे करके मेरी रिज़ल्ट की पूरी रात मैं सोया भी नहीं और पूरी रात मैं किसी ना किसी से बात करता रहा। अब इस पूरी स्टोरी से मैं आपको 3 मेन पॉइंट बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, आप चाहे रैंक 1 लाओ या रैंक लास्ट लाओ, हमेशा आपको नीचे खींचने वाला कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। लेकिन जैसे भाभी जी घर में हैं कि सक्सेना जी को किक मिलती है, वैसे ही मैं भी इन चीज़ों में किक लेता हूँ। तुमने मुझे उस वक्त नीचे खींचा तो मैंने आईएएस ऑफिसर बनने की सोची और तुम अगर आज भी मुझे नीचे खींच रहे हो तो अब मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बनने की सोचूंगा। तो इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं और नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, सिर्फ आगे बढ़ने की सोचनी है और ऐसी चीज़ों में भी किक ढूंढनी है। पॉइंट नंबर 3, टेक सपोर्ट। तो आपने मेरी पूरी टॉक में देखा कि मुझे कितने लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, दूसरी फैमिलीज़ और कितने सारे लोगों ने मेरा सहयोग दिया। आजकल हम लोग लाइफ में ये सब भूलते जा रहे हैं कि लोग हमारा हर स्टेप पे कैसे सपोर्ट करते हैं। तो अभी भी ये मेरे मम्मी पापा को बताना बहुत मुश्किल है कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम निकाला है। मेरे पापा एक पंडित हैं और मम्मी सिलाई करती हैं और मुझे आज भी लगता है उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं सोचता हूँ कि मैं किसी ना किसी दिन उनको शायद दिखाऊं तो शायद उनको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो चाहे आप किसी गांव में हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे पानी नहीं है, चाहे बाथरूम नहीं है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट देगा और आप चाहे किसी भी गांव के कोने में बैठे हों, आप भी ऊपर आ सकते हैं और आपके भी माता पिता चाहे जो काम करते हों, आप भी उनको एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। हम लोग हमेशा से जोश टॉक को एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं और हमारे आने वाले समय में भी हम जोश टॉक को एज अ इंस्पिरेशन का ही सोर्स मानते हैं। उन्होंने आज एक बिलो मिडिल क्लास लड़के को इतना बड़ा मंच दिया और बोलने का मौका दिया। मैं जोश टॉक का बहुत बहुत आभारी हूँ।